अब प्रेम सिंह जी ने बहुत सारी बातें बता दी हैं, तो मेरा मन है कि थोड़ा सा अनुभव जो हमारे किसान के रूप में हमारा अनुभव आया, उस अनुभव को आपके साथ साझा किया जाए। फिर विषय होगा कि बात को थोड़ा सा, अभी आपके अंदर भी अवधारणा बन रही होगी, भाव बन रहा होगा, उस भाव में थोड़ा सा आप प्रश्न वगैरह निकालेंगे फिर उसका। तो कल मैंने आपको बताया था कि मैं तो कोचिंग चलाता था और कोचिंग चलाते चलाते फिसल पड़े तो हर हर गंगे, मैं तो फंसने से निकला। मेरा कोई अच्छा कौन बीएससी, एलएलबी, एमबीए, एमए करने के बाद खेती करने का कोई सोचता है क्या? पशुपालन कोई सोचता? तो मेरा तो कोई वो नहीं था, ना खेती का ना पशुपालन का, ऐसा कोई मेरा वो नहीं था। लेकिन जब हम इस व्यवस्था में आ गए तब मुझे लगा कि इसमें तो भाई अब एक चुनौती सी हो जाती, तो चुनौती जो होती है वो थोड़ा मजबूत करती रहती है कि इससे कैसे निकला जाए। और दादा का भी प्रश्न बहुत बन रहा था कि आप कैसे निकले, तो वही बात करेंगे ना, इतनी बात होगी। तो पशुपालन जितनी बातें प्रेम सिंह जी ने की, उस बात को तो सबसे पहले मेरा ध्यानाकर्षण गया कि हमारे पास 100 गाय हो गई थी, मुझे पूरा ही करना था। तो 100 गाय और प्लस 50 बच्चे, तो मेरे पास गौवंश की संख्या 150 के करीब हो गई थी। अब 150 का प्रबंध करने के लिए हमारे दिमाग में था नहीं, तो पूरी व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो पूरी व्यवस्था बाजार पर आधारित थी, क्योंकि हमको पूरी समझ ही नहीं थी। अब 150 गायों का गौशाला होगी कि डेयरी होगी? गौशाला तो नहीं होगी, इसको हम क्या कहेंगे? डेयरी कहेंगे। तो मेरी भी क्या होती है? डेयरी होती है। और जब डेयरी होती है तो फिर वो लाभ और हानि पर चलती है। लाभ होता है, प्रॉफिट होती है, या लॉस होता है? लाभ हानि पर चलती है, वो संतुलन पर। तो डेयरी थी। अब धीरे धीरे मेरे समझ में आया कि अगर किसान है तो पशुपालन हमेशा किसके लिए होना चाहिए था? परिवार के लिए होना चाहिए था, या तो खेत के लिए होना चाहिए था। तब जब परिवार के लिए होगा तो पशुपालन होगा, खेत के लिए होगा तो पशुपालन होगा, वो डेयरी नहीं होगी, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं सीमित है और संसाधन पर्याप्त है। अभी तक हमें क्या बताया गया था कि आवश्यकताएं असीमित हैं और संसाधन सीमित है, जबकि है इसका एकदम विपरीत। हमारी आवश्यकताएं सीमित या उपयुक्त हैं और संसाधन पर्याप्त है। अब मेरे बात ये समझ में आए तो सबसे पहले चिंतन कहाँ जाना चाहिए था मेरा? संख्या को घटाना। तो मैंने इसको घटाना शुरू किया। तो पशुओं को घटाना बहुत आसान नहीं होता, गायों को घटाना बहुत आसान नहीं होता। क्यों नहीं आसान होता है? कोई पशुपालक अगर बैठे होंगे तो समझ रहे होंगे, क्योंकि गाय खरीदने जब जाते हैं तब हम गाभिन गाय यानी बच्चा देने वाली गाय या दूध देने वाली गाय को खरीदने जाते हैं तो उसका एक मूल्य होता है। लेकिन जब हम खाली गाय को बेचने जाते हैं तो उसका कोई मूल्य नहीं होता है। तो जब ये संख्या कम करने लगे तो इस समय मेरे पास गौवंश और भैंस भी मिला लीजिए, अब ये संख्या 150 से कितनी पहुंची है? 50। यानी दादा हमारा घटाने का काम हुआ। तो इस घटाने के काम पर क्या फायदा हुआ कि जो पशु आहार कहाँ से आ रहा था? पूरा पशु आहार कहाँ से आ रहा था? बाजार से आ रहा था। वो पशु आहार कुछ कम हुआ। अब ध्यान गया कि इस बाजार की निर्भरता को और कैसे कम किया जाए। तो अभी दादाजी ने जैसे बात किया प्रेम सिंह जी ने कि प्रोसेसिंग करना है, तो एक बात और हमारे ध्यान में जाती है। आज भैया आवर्तनशीलता पूछ भी रहे थे, तो देखिए प्रोसेसिंग यानी कि प्रसंस्करण हिंदी में कहते हैं इसको। प्रसंस्करण को
वैल्यू एडिशन कहते हैं, यानी मनुष्य जाति हमेशा इस प्रयास में लगी रही कि किसी भी वस्तु को ज़्यादा से ज़्यादा टिकाऊ बनाते जाए, और जो वस्तु जितना टिकाऊ होती गई वो उतनी महंगी भी होती गई, उसका मूल्य भी ज़्यादा होता जाएगा। तो प्रसंस्करण करने का क्या फ़ायदा होता है, ये आपके साथ साझा करते हैं, और बाज़ार कैसे कटता जाता है। तो जैसे जैसे आपके घर में यानी किसान के घर में प्रसंस्करण होना प्रारंभ होता है, वैसे वैसे उसका एक हिस्सा पशुओं को जाना प्रारंभ होता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हमने अनाजों का प्रसंस्करण करना शुरू किया, अनाज में आपके यहाँ भी देख लीजिए अनाज, तो हमारे यहाँ होता है गेहूँ, आपके यहाँ भी गेहूँ खाया जाता होगा, धान यानी चावल, तो हमारे यहाँ भी चावल खाया जाता है, धान। आपके यहाँ ज्वार, बाजरा, बाजरा से तो हम त्रस्त भी रहते हैं, ज्वार बाजरा ये सब खाया जाता है। और इन सब का जैसे जैसे प्रोसेसिंग करेंगे 3 हिस्से में ये डिवीज़न हो जाएगा। यहाँ से आवर्तनशीलता भी समझने वाली बात समझ में आएगी, हर जगह आवर्तनशीलता कैसे विद्यमान है। तो जैसे ही गेहूं का प्रोसेसिंग किया 3 हिस्सा निकला, एक हिस्सा आटा बन गया, आटा किसका हो गया, हमारा हो गया, रोटली खाने लगे, रोटली रोटला खाना शुरू हो गया। धान का एक हिस्सा जैसे प्रोसेस किया उससे हमें चावल मिला उसका, और जैसे ही उसका उप उत्पाद अपने आप किसके काम आने लग जाएगा, पशुओं के काम आने लग जाएगा ना। अब देखिए ये चीज़ हमारे यहाँ से मिसिंग थी, हमारे यहाँ नहीं होता था, मेरे गौशाला पे नहीं होता था। मेरी गौशाला का नाम एक मैंने लिख लिया, ऐसे रख दिया था शुरू में, तब मैं विद्या के भी प्रभाव में नहीं था, लेकिन उसका नाम रखा था समृद्धि केंद्र, यानी कि भाव अच्छा था, मैं भी समृद्ध होना चाह रहा था, तो दिमाग में जो नाम भी निकला था वो समृद्धि ना। लेकिन यहाँ पर समृद्धि आए कैसे, सारा सामान महीने का, मासिक 1 माह का जो खाना होता था, ज़्यादातर वहाँ अभी हम इसी भाषा में कह दें तो श्रमिक रहते थे, लेबर रहते थे, तो 14-15 लेबर का खाना बनता था। तो उन लेबर के लिए हर महीने 15,000 का सामान हम भी कहाँ से खरीदते थे, दुकान से, बाज़ार से खरीदते थे, क्योंकि चावल वावल सब कुछ आता था, ऐसे सब लाते थे, 15,000 का सामान आता था। अब इस 15,000 के सामान की स्थिति में देखिए कैसे क्या परिवर्तन आ गया। जैसे जैसे हमने पशुओं की चिंता की, हमारी अपनी चिंता नहीं आई थी, दिमाग में किसका आया था कि पशुओं के लिए हम ठीक कर ले जाएं व्यवस्था को, तो हम सारा प्रसंस्करण हमारे, अच्छा मैं तो पशुओं का ही मारा हुआ था, मैं तो गौ माता के ही कारण मारा गया था। जो गौ माता की जय जब आप कहते थे तो पहले मैं कांप जाता था, गौ माता की जय, तो मेरे अंदर की झुंझुनी होती थी, यार हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, तो मुझे गौ माता ने ही लूटा था। अच्छा दूसरा, मैं गंगा के किनारे हूँ, तो वो भी माता हमें दिखती, मैं और गंगा 25 किलोमीटर की दूरी पे हैं। तो जब मोदी जी भी गए थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे गंगा ने बुलाया है, ऐसा भाव उन्हें प्रकट किया था। हमारे उत्तर प्रदेश के सभी लोगों ने झोंक झोंक के वोट दिया, ऐसे भाव में बह गए, क्योंकि हम भी गंगा के भाव में बहते। गंगा को भी माता कहते हैं। और मैंने जब स्टडी की सिविल सर्विसेज में पढ़ाने के लिए, तो बड़े पुराने समय से गंगा के स्वच्छता अभियान के लिए पूरा काम होता रहा। अब इस सरकारों में तो नया डिपार्टमेंट ही बन गया है, गंगा को साफ करने के लिए नमामि गंगे नाम से पूरा कार्यक्रम ही है। आज भी गंगा बहुत ठीक से साफ, तो ना गौ माता की तबीयत ठीक हुई, ना गंगा माता की तबीयत ठीक हुई। और तीसरा धरती माता जिसे कहते हैं, धरती माता की भी तबीयत और बिगड़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं अभी माता वाले शब्द में अब तो और मूल्यांकन हो गया। मैं भी उस अभागा व्यक्ति हूँ कि अपनी माता जिन्होंने हमें पैदा किया है, उस माता के प्रति भी हमारा कोई ठीक से काम नहीं हुआ है। इसीलिए वृद्धा आश्रम की संख्या बढ़ती, मैं भी अपनी माता का सेवा नहीं कर पाया था, इस बात का मुझे भी अफसोस रहता है। तो हमारे लिए तो यही बात थी कि कैसे पशुओं की व्यवस्था ठीक की जाए। तो जैसे जैसे अनाजों का हमने काम करना शुरू किया, प्रोसेसिंग करना शुरू किया, वैसे ही हमारे गायों को एक हिस्सा मिलना शुरू हो गया। तो क्या होता है कि जब प्रोसेसिंग करते हैं तो 3 हिस्से तैयार हो जाते हैं। एक हिस्सा मानव का, दूसरा हिस्सा पशुओं का, और तीसरा हिस्सा
खेत का, बिल्कुल सही। तो कुछ चीज़ें ऐसी बच जाती हैं, जैसे झाड़न बहाड़न पोछड़न होता है, यानी किसी चीज़ की हम सफाई करते हैं, तो जब सफाई करते हैं तो फटकन करते हैं तो थोड़ा बहुत जो सामान निकलता है, तो आप अभी बता रहे थे जीवामृत बनाते हैं, तो जीवामृत में जब आप बनाते हैं तो माइक्रोब्स के खाना देने के लिए हम दलहनी आटा डालते हैं, उसमें कुछ बेसन वेसन डालते हैं, ऐसा करते हैं? हाँ, करते होंगे ना आप लोग। वो भी कहाँ से आ जाता है? प्रोसेसिंग से आ जाता है। वो भी कहाँ से हमें मिल जाता है? प्रोसेसिंग से मिल जाता है। अब देखिए कितनी खास बात देख लीजिए, धरती से खाना लिया तो धरती को वापस जीवामृत या संपूर्ण अमृत या संपूर्ण खाद हमने वापस कर दी प्रोसेसिंग करने से। पशुओं से हमने दूध लिया, खाद लिया, तो पशुओं के लिए भी हमने अपना खाना, उनका भी खाना हो गया। और हमने मेहनत की है, खेत के साथ जुताई गुड़ाई बुआई अपना श्रम लगाया है, तो हमारा खाना भी भैया ये प्रसंस्करण की आवर्तनशीलता बन गई। यानी जब जो काम भी आप करेंगे और सारी अवस्थाओं का कार्यक्रम उसमें बन जाएगा, वो आवर्तनशीलता होगी। तो जब ये काम हुआ तो क्या आया? हमने काम शुरू किया था पशुओं के लिए, तब हमारे लिए भी काम आया। अब जैसे हमारे लिए काम आया तो हमारे जो प्रोसेसिंग से हमने आटा बना लिया, हमने दालें बना ली, हमने चावल बना लिया, ये सारा चीज़ महाराज जी अपने भी काम आने लगी और अन्य परिवार के भी काम आने लगी, क्योंकि धरती में कम दे करके अधिक पाने का नियम ही। तो जो आय के स्रोत में फंसे रहते हैं, वो आय का स्रोत अपने आप खुल जाता है। अब देखिए कहाँ से कंट्रोल हुआ। ये 15,000 रुपये का सामान जैसे प्रोसेसिंग शुरू हो गई, ये 2800 से 3,000 पे आ गया। करना किसके लिए शुरू किया था? पशुओं के लिए। और सुधरने के लिए लगा, हमारे ही घर का बजट ठीक होने लगा, हमारा ही जेब कटना कम होने लगा, बंद नहीं हो गया, कम होने लगा, संतुलित होने लगा। अब 2800 3,000 रुपये के महीने की व्यवस्था थोड़ी सी आसान हो गई। पहले ये 15,000 रुपये महीना कठिन लगता था। जब हम अपने गौशाला के लिए जाते थे, केंद्र के लिए जाते थे, तो रास्ते में ही ये जो पड़ता था जिसके यहाँ सामान खरीदते थे, तो थोड़ा सा जल्दी भागते थे कहीं नज़र न मिल जाए उससे, तो कह दे कि यार पैसे दो इस महीने का, क्योंकि हर महीने उसको 15,000 देना होता था। और किसान पैसा कमाने में थोड़ा उसे भारी लगता है, वस्तु पैदा होती है इसलिए पैसे की, तो एक भारहीनता यहाँ से ठीक हो जाती है। तो जो पशु आहार आता है वो अगर बाजार से आता है तो गड़बड़ हो जाती है, लेकिन अगर प्रोसेसिंग से आती है तो वो ठीक हो जाती है। ठीक है ना? अब तीसरी बात पर कहाँ फसंत थी, उस फसंत को भी बताते हैं। जब हम बाजार के दृष्टिगत पशुपालन करते हैं तो हम, जैसा ये पूरी बात हो गई, खाली उसका हम समीक्षा कर लेते हैं, तो मेरी भी समीक्षा जैसे हो जाती है, मूल्यांकन हमारा भी हो जाता है, तब हमारा दिमाग दूध पे रहता है। अब मैंने किया था, जब मेरे पास 100 गाय थी तो करीब 350 से 400 लीटर दूध होता था, खूब दूध होता था। अब इस दूध का क्या करें? मुझे तो कोई उपाय नहीं था। आप ही होते तो 400-500 लीटर दूध होता तो क्या कर लेते? इतना घी भी नहीं बना सकते थे, व्यवस्था लगती, बहुत सारी व्यवस्थाएं लगती। तो आप भी क्या करते कि इसे जल्दी से दूध को बेच दिया जाए। आप विश्वास मानिए, मैं ये घटना आपको 2015-16 की बता रहा हूँ। 2015 की खूब अच्छे से मैं याद है, ये घटना है। मेरी कोचिंग भी चलती थी, मैं गौशाला भी जाता था, और दूध का रेट कितना होता था, किसी किसी दिन 22 रुपये, किसी दिन 20 रुपये, कभी कभी तो 19 रुपये में लगता था प्रति लीटर। आप अभी बात कर रहे थे ना, 20, 19, 22, 23, और कभी कभी हमसे कह देता था आपका 1 गैलन दूध खराब हो गया, उसका पैसा भी नहीं मिलेगा। ऐसा वो महीने में एक चक्र चला देते थे, वो थोड़ा करप्शन का मामला रहता था। अब मैं बड़ा परेशान होता था। अच्छा, मैं गांव जाता था, शहर का व्यक्ति था, तो 1 लीटर पानी मिनरल वाटर भी लेके जाता था और इसे रखता था। 20 रुपये का मिनरल वाटर है और हमारे दूध का मूल्य कितना है? तो मैंने
अपनी पत्नी से एक दिन कहा कि अब पानी नहीं ले जाएंगे। कहें क्यों? हम कहा 1 लीटर दूध है, पी ले। जब दूध पानी एक ही रेट में है तो क्या करने पानी बांधती हो, 1 लीटर कम से कम अपना दूध है पी लिया करे। अब मुझे बड़ा मूल्यांकन होने लगा था। अब बताइए, मैं आप सभी लोगों से प्रश्न करता हूँ कि अधिक दूध से अगर मूल्य का गड़बड़ थी, और विश्वास मानिए भैया कि इसका कैलकुलेशन करिएगा तो ज़्यादा ही आएगा, इसका पैसे के रूप में कैलकुलेशन करिएगा तो ज़्यादा ही आएगा। अब देखिए, अब मात्र मैं आपको फिर ले आता हूँ, कुल मिलाकर के दोनों टाइम मिलाकर के 100 लीटर ही दूध होता है, या कभी कभी इससे कम हो जाता है। 100 लीटर ही दूध होता है। लेकिन मेरा जो खर्चा है वो जो 15,000 था गौशाला पर, जो गौशाला पर अगर हम खर्चे के मान लें जितना था, मान लीजिए x रुपए का खर्चा होता था, वो आज x - 1 रुपए हो गया है। यानी पहले की तुलना में उसका जो मूल्य है वो कम हो गया, अगर पैसे में ही देखा जाए। 100 लीटर दूध में 500 लीटर 400 लीटर दूध में खर्चा ज़्यादा था, और 100 लीटर दूध में खर्चा ठीक हो गया। क्यों ठीक हो गया? तो वो ठीक हो गया प्रसंस्करण से। कैसे प्रसंस्करण से ठीक हो गया, इसकी भी थोड़ी सी बात कर ली जाए। तो हमारा मुख्य उत्पाद कहाँ था? दूध पर था। अब दूध मुख्य उत्पाद है नहीं, मुख्य उत्पाद क्या है? गोबर और गौमूत्र। जीतू भाई का ये टॉपिक है, जीतू भाई के बाद ये आता है, लेकिन इन्होंने कहा ऐसा प्रस्तुत कर दिया जाए। तो अभी प्रेम सिंह जी ने कहा कि शेखर भैया आप इसका गौशाला में बैठे हो तो इसका पूरा मूल्यांकन कर डालो कि देसी गाय एक दिन में कितना खाती है और कितना। तो हम इस पर बहुत ज़्यादा आपको नहीं ले जाते, लेकिन जान करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि लगभग जितना खाती है 1 किलो, अगर 10 किलो खाती तो 10 किलो से कुछ कम गोबर नहीं देती है, उतना तो देती ही है। और जब से पैदा होती है गाय और पशु, और जब तक मर नहीं जाता, गोबर और गौमूत्र एक मूल्यांकन हो गया। तो कोई भी चीज जो जीवन भर दे वो उसका मुख्य उत्पाद होना चाहिए था या उप उत्पाद होना चाहिए था? मुख्य उत्पाद। और हमारे दिमाग में अगर बाजार घुसी है तो दूध के सिवा हम कुछ और देख नहीं पा रहे हैं, हम खाली दूध को ही तो देख पा रहे हैं, तो हमारा गोबर और गौमूत्र की तरफ ध्यान नहीं गया। तो मेरा आपसे थोड़ा सा एक मूल्यांकन कराने का मन इसी के साथ यहाँ पर रहता भी है। यही चीज़ होती है जो सुविधा और दुविधा में भी बांट देती है। अब देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसको भी मौका है, जल्दी समय थोड़ा सा कम है तो देख लीजिए। यहाँ पर सुविधा और दुविधा, ये मौका मिल गया यहाँ पर बात करने का। तो सुविधा और दुविधा में देखा जाए और सभी किसानों का ध्यान वहाँ तुरंत चला जाएगा। सुविधा क्या थी? बैलगाड़ी। हम पैदल चलते थे तो हमको थोड़ा सा और गति बढ़ाने के लिए हमने क्या बना लिया? बैलगाड़ी। और भैया ने भी यहाँ बनाया है, सोलंकी भैया ने, हम लोग गए थे देखने के लिए गौशाला की तरफ, तो हमने बैलगाड़ी बना ली। तो पैदल से कुछ तेज चलने लगे थे, तो बैलगाड़ी की सुविधा बनते ही हमारी दुविधा क्या हुई थी कि थोड़ा सा खर्चा पानी लगा था, लेकिन हमारी गति बढ़ गई थी, तो थोड़ा बहुत पैसा खर्च हुआ। अब देखिए, ये बैलगाड़ी को चलने के लिए क्या चाहिए था? कच्चे में चलती थी, कच्ची सड़कें। पक्की सड़कों के लिए चलने लायक है बैलगाड़ी की कच्ची सड़कें? चक्रोट कच्ची में चलते थे, बैलों को भी कच्चे चलने में कितना आनंद आता था। और हमारी थोड़ी सी लागत बढ़ गई थी बैलगाड़ी के रखने की, इतना हुआ था, ये दुविधा थी। अब देख लीजिए, गति को और बढ़ाने के लिए हमने क्या बना लिया? इसके विकल्प के रूप में मोटर गाड़ी। मोटर गाड़ी हमने बना ली कि हमारी गति क्या हो जाए? तेज हो जाए। अपनी सुविधा के लिए ही तो बनाई थी। और मोटर गाड़ी पूरी हमको कहाँ दिखती है? दुविधा में, क्योंकि इसके लिए क्या चाहिए थी? पक्की सड़कों पे। तो शिफ्टिंग देख लीजिए, थोड़ा सा वैचारिक शिफ्टिंग हमारी जरूरत थी, तो हम गति, खाली क्या मिल गई थी हमें? सुविधा। खाली हमें सुविधा मिल गई थी कि हम थोड़ा गति पा गए थे, हम थोड़ा गतिशील हो गए थे, जल्दी कहीं पहुंच सकते थे। लेकिन दुविधा क्या हो गई? पक्की सड़कें। और मूल्यांकन आज कर लीजिए, अगर ईरान से पेट्रोल और डीजल नहीं आएगा तो हमारी मोटर गाड़ी तुरंत बंद हो जाएगी, लेकिन बैलगाड़ी हमारी। तो सुविधा
बनाने के चक्कर में कहाँ हम दुविधा में फंस जाते हैं, वो चीज़ आती है। फिर इसका और मूल्यांकन करिए। आइए इसको फिर वापस आ जाते हैं। तो गोबर और गौमूत्र क्या था? हम इस पर नहीं कह रहे हैं कि हम मोटर गाड़ी पे चलना छोड़ दें, ये हम नहीं कर रहे हैं। हमारे में मूल्यांकन हुआ। कैसे मूल्यांकन हुआ? तो मेरे पास मोटा गाड़ी है, आप बड़ी गाड़ी को मोटा गाड़ी कहते हैं, तो मेरे पास मोटा गाड़ी है, आप वाली ऐसे ही मेरे पास है। तो मोटा गाड़ी है, तो मैं मोटा गाड़ी से लखनऊ में पूरा हमारा परिवार, हमारी बिटिया पढ़ती है, तो वहाँ से आता हूँ, तो 1000 रुपये आने का खर्चा लगता है। रुपए में तोला जाए तो डीजल वगैरह लगता है 1000 रुपये का, और आने का केवल मैं अकेला आता था 1000 रुपये लगते थे। जब हम पूरी तरह से 2020 में मैंने कोचिंग पूरी बंद कर दी और पूरी तरह से गौशाला और खेती पर शिफ्ट। एक दिन मुझे निर्णय लेना पड़ा कि कोचिंग चलानी है, गौशाला चलानी है, या फिर खेती करनी है। तो मैंने कहा हमें पूरी तरह खेती करनी है, आज से कोचिंग बंद। और जिस दिन से कहा बंद, उसी दिन से बंद, मैं गया ही नहीं और पूरा तरह से बंद कर दिया, पूरी तरह से खेती चलाने लगा। मुझे लगता था 2 नावों पे सवारी चल रही, ये ठीक। अब मुझे लखनऊ जाना पड़ता था, थोड़ा थोड़ा जाना पड़ता था। मैंने कहा कि यार एक किसान के रूप में इतना मोटा गाड़ी का बर्बादी लग रही है, 1000 रुपये में एक आदमी जा रहा है, तो क्या करा जाए। तो मैंने देखा कि बस से जाना है तो 103 रुपये में लखनऊ पहुंच गए थे, मोटा गाड़ी में जाना है तो 1000 रुपये में लखनऊ। अब पहुंचना तो वहीं है, लक्ष्य क्या था? परिवार से मिलना पहुंचना, बिटिया से मिलना पहुंचना। तो हम 103 रुपये में पहुंचने लग गए, और पहले कितने में पहुंचते थे? तो हम पूरी तरह से किस पर आधारित हो जाते थे? बाजार पर। इसी तरह से गोबर और गौमूत्र पर कोई भी शोध बोध नहीं हुआ है, ये मुझे कहना है। तो शोध हुआ तब क्या हुआ? तो गोबर गौमूत्र कहाँ काम आया मेरे? तो मैंने देखा कि मेरे ध्यान में ऐसा दिलाया गया, जब आवर्तनशील खेती का पूरी बात समझ रहे थे, तब आया कि हर किसान का हर चीज़ अपने से ही आनी चाहिए। तो अभी प्रेम सिंह जी ने कहा ऊर्जा भी अपनी आनी चाहिए, तो ईंधन भी अपना आना चाहिए, खाना बनाना भी अपना आना चाहिए। तो हमने गोबर गैस लगा लिया। कितने गोबर गैस लगाए? तो मैंने 3 लगाए। थोड़ा सा इसमें सावधानी ज़रूरी है। पहला जाना तो एकदम से मन कर गया, तो वो रबड़ वाला लगा दिया, वो छोटा पड़ गया, उससे काम नहीं चला, तो पक्का वाला बना लिया। फिर गायों के बगल में भी एक बनाया। तो कुल मिलाकर के 3 गोबर गैस गए। तो क्या फ़ायदा होता है? जैसे ही प्राकृतिक यानी सुविधा ऐसी बनाई जाए जो प्रकृति के हिसाब से हो, तो क्या फ़ायदा होता है? बहु फायदा होगा, वो सारी अवस्थाओं को फ़ायदा देगा। तो पहला फ़ायदा गोबर गैस का क्या हुआ? तो गोबर गैस का पहला फ़ायदा हुआ कि हमें खाना मिलने लगा, बिना एलपीजी के खाना मिलने लगा। और आप जानते हैं पोषण युक्त खाना मिलने लगा, क्योंकि गैस पर धीरे धीरे पकता है, गोबर गैस पर खाना आराम से पकता है। दूसरा क्या फ़ायदा मिला? खेत को क्या फ़ायदा मिला? खाद मिलने लग गई। आप जानते हैं उससे स्लरी निकलती है, और 2 खादें खास करके ऐसी होती हैं जो जल्दी से जल्दी खेत में डाली जा सकती हैं। पहला स्लरी यानी गोबर गैस से निकले वाली स्लरी, यहाँ पर भी गोबर गैस है, तो जो स्लरी निकलती है उसको आप सीधे खेत में डाल सकते हैं। 1-2 दिन सूख जाए तो उठा के डाल दीजिए। दूसरा गोखुर। गोखुर का मतलब होता है गाय के खुर से जो खाद बनती है उसे गोखुर कहते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे, जहाँ गाय घूमती है, टहलती है, पैरों को काटती है, उसको गोखुर, उसको उठाइए, वो भी तुरंत खेत में डाला जा सकता है। उसके पीछे का इतना ही विज्ञान है कि मीथेन गैस गोबर से रिलीज हो जाती है, निकल जाती है, तो जो गर्मी होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो मरते नहीं हैं, और कार्बन की मात्रा भी पर्याप्त आपके खेत में हो जाती है। तो जैसे ही गोबर गैस बना, भोजन मिला मानव को, खाद मिला खेत को, और पशुओं के हिस्से में क्या आया? गोबर गैस से पशुओं के हिस्से में क्या आएगा? सोच लीजिएगा, ये आपके सोचने का विषय है। अगर सोच लीजिएगा तो हमें भी बताइएगा, हमारे भी। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा। तो पशुओं को तुरंत हरा चारा की व्यवस्था तेजी से हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
हमें समझ में नहीं आ रहा था। तो हरा चारा तुरंत मिल गया। तो जैसे ही एक व्यवस्था करते हैं, क्योंकि हरा चारा क्या होता है, गाय का असली खाना हरा चारा ही है। आप तीनों चीज़ डाल देख लीजिए, भूसा अलग रख के देख लीजिए, गाय के पास भूसा ले जाइए, कहेगी ठीक है अभी कर लेंगे, अभी मन नहीं। कई बार हम कहते हैं ना नाश्ता रखा रहने तो अभी कर लेंगे, तो गाय भी ऐसे कहती भूसा कर लेंगे। अगर आप पशु आहार लेके जाओ, चलो ले आए हो तो कर ही लेते हैं, बड़े भाव से। कई बार आप खाना वाना बना करके अपने पति परमेश्वर के सामने ले जाइए, अरे तुम मेहनत की हो तो लाओ खा ही लेते, जैसे लगता है एहसान कर रही है। गाय भी ऐसे ही करती है, आप देखिएगा उसको बोलती तो यही कहती। और जैसे हरा चारा भरते हैं, जैसे हमारी गौशाला से काफ़ी दूर पर चारा काटने वाली व्यवस्था, वहाँ से भर के जैसे ठेलियाँ चलती, मतलब लाओ जल्दी लाओ। अगर उनका डिकोड करें बात को तो वो कहती आओ जल्दी आओ, क्या कर रहे हो, जल्दी लाओ जल्दी लाओ। तो इसका मतलब पकड़ में आया कि हरा चारा ही इनका मुख्य खाना। अब हम पूरा नहीं कर पाते, इसलिए भूसा भी देते रहते और पशु आहार, हालांकि ऐसा नहीं है, इस पर चर्चा कर लेंगे, इसके भी अपने फायदे। तो हमारा तुरंत आवर्तनशीलता बन गई भैया। तो जहाँ जहाँ यानी कि जो चीज़ पूरी तरह से जहाँ से उपजी है वहीं वापस पहुँच जाए और तीनों स्थितियाँ पुष्ट होती रहें, चारों स्थितियाँ पुष्ट होती रहें, वही आवर्तनशीलता। तो मैंने गोबर गैस बना लिया। अब गोबर गैस पर बनते ही प्रेम सिंह जी ने एक दिन कहा कि भैया दूध बेचना, आज भी कह रहे थे दूध और पूत बेचना अपराध के समान है, मेरे यहाँ भी ऐसा होता था। तो मैंने कहा फिर क्या करें, तो उन्होंने कहा कि आप घी बनाइए। मेरे साथ एक दिक्कत है जो आपके साथ साझा कर ले, खूब ओपनली बात को रखते हैं आपसे। हम जिस गांव में हैं उस गांव में हम तो प्रवासी हैं, उस गांव में ज़मीन खरीदी थी, तो समाज से जुड़ना नहीं हो पाता था, बड़ा मन करता रहता था। हम बंद हैं, कोई आता ही नहीं था मेरे पास, बैठता ही नहीं था। तो कितनी देर गाय को देखें, कितनी देर खेत को देखें, कितनी देर उन श्रमिक वर्ग को देखें, तो मन करता था इस गांव से जुड़ने का कोई मौका मिले, मुझे मिलता ही नहीं था। गाँव वाले अपनी शादी विवाह भी नहीं बुलाते थे, बहुत कम बुलाते थे, जो लोग बहुत थोड़ा बहुत जानते थे बुलाते थे। अब मेरे कनेक्टिविटी दिमाग में नहीं आई, तो मैंने तुरंत, आज आपने बहुत अच्छा बताया, इस तरह से पहली बार बात हो रही है, हर चीज़ को कनेक्ट कर पा रहे हैं, आपने खाली वो प्रश्न खाली छेड़ दिया था। तो मैंने तुरंत घी बनाना शुरू किया, और जैसे ही घी बनाना शुरू कर दिया 3 फायदे हमें तुरंत मिलने लग गए। तुरंत 3 फायदा मिला। पहला फायदा क्या मिल गया कि जैसे प्रोसेसिंग करा तो हमको देसी घी मिला, खाने को भी मिला और इससे परिवार को भी देने को मिला, तो हमारी स्थिति बनी। दूसरा, इसका उप उत्पाद बना मट्ठा। अब मट्ठा क्या करें, मान लीजिए हमने एक टाइम का पूरा दूध घी में लगा दिया, तो 50 लीटर का घी बनाना शुरू किया, तो मट्ठा भी उतना ही लगभग बन जाता है, पानी वानी डाल दीजिए तो ठीक। अब मट्ठा क्या करें, तो ये हुआ कि अब गांव के लोगों को मट्ठा दिया जाए। तो शुरुआत में तो सबको बुला बुला के मट्ठा पिलाया ही जाता है। मतलब छाछ बिल्कुल। तो छाछ, हाँ, तो घी, हाँ जी बिल्कुल, छाछ की बात करें तो हमको जितना घी बनाने के लिए दूध लगता था उतने ही मात्रा में लगभग छाछ भी वापस मिलने लगे। अब छाछ क्या करें, घी तो मक्खन आ जाता था जो कृष्ण जी खाते थे, सफ़ेद वाला नैनो मक्खन, आप लोग मक्खन ही कहते, कुछ और मक्खन कहते, तो वो मक्खन आ जाता था। मक्खन तो ठीक है, उसे हम फ्रिज में रख देते थे, बाद में घी बना लेते थे, लेकिन छाछ रोज बच जाता था। कितना छाछ। अच्छा एक बात और देखें, मैं जो चीज़ अपने पास होती है उसकी कद्र भी नहीं होती। वो जो हमारे साथी सहयोगी उनसे कहें छाछ पी लो, कितना पी लें, 1-2 दिन तो उन्होंने उसको कितना छाछ पिए, दिन भर आप कहते हो छाछ पी लो। गायों को कहे तो गाय भी मुंह बना नहीं पिएंगे। कभी कभी जो बीमार होती थी उनको दे दिया जाता, वो भी ज़्यादा नहीं पीती थी। खाद बनाने में भी कितना प्रयोग कर लें। अब क्या करें, तो गांव वालों को बुलाना शुरू किया गया। धीरे धीरे गांव वालों को छाछ अच्छी लगी, क्योंकि हम पका करके बनाते हैं तो उसके सौंधापन और उपले की आंच पे पकता है। अब जाके पता चला कि क्या टूटा हुआ था। जैसे जैसे इस बात का प्रचार प्रसार हुआ, आप विश्वास मानिए 25 गांव के लोग धीरे धीरे हमारे यहाँ आने लगे, और सुबह पहला आदमी आता मट्ठा लेने, छाछ लेने, और अंतिम व्यक्ति शाम को भी छाछी लेने आता है। बुकिंग होने लगी, 1 कुंटल की बुकिंग हुई है। ये मेरे लिए अपने आप में आश्चर्यजनक घटना। मेरे जैसे अनपढ़, मतलब खेती का अनपढ़ हूँ मैं,
पढ़े लिखे हूँ लेकिन खेती के रूप में, ये मेरे लिए ऐसा प्रयोग, चमत्कारिक प्रयोग था। और दूसरा चमत्कार हुआ समाज से जुड़ने का। मैंने एक वो बना दिया, मैंने कहा कि जिनकी बेटी की शादी होगी उनको सिर्फ छाछ 5 रुपये लीटर दे देंगे। 5 रुपये मतलब जो मिनिमम कास्ट, उनको ये ना लगे कि फ्री में दिया। गांव के लोग कई बार फ्री में लेना थोड़ा बुरा मानते, तो मैंने कहा इनसे सिर्फ 5 रुपये ले लो, कोई लोग ना भी दे तो भी रखो। अब उनको लगा यार ये तो छाछ हमें इतने उसमें दे रहे, तो बेटी का कार्ड भी पकड़ा देते थे, भाई आप भी आइएगा। तो बताना पड़ता है ना कि ये 50 लीटर मट्ठा क्यों ले जा रहे हैं, 100 लीटर शादी, अरे त्रिपाठी जी आप भी आइएगा, शेखर भैया आप भी आइएगा। अपने आप समाज बनना शुरू हो गया। अब फंसे देखो, मट्ठा भी सस्ते में दो और उनको व्यवहार भी देने दे। आप क्या कहते हैं, शादी वादी में जाते हैं तो कुछ व्यवहार देते हैं, क्या कहते हैं, व्यवहार। अब वो 500 रुपये मेरे व्यवहार में भी जाने लगे। तो मज़ेदार सामाजिकता ऐसे आती है कि एक तरफ आपका पशुपालन भी होने लगा और दूसरी तरफ समाज भी। अब कोई ये पूछता है, अब देखिए उसका फ़ायदा क्या होता है। समाज हमें, इसको भी हम बना लेंगे, आप बार बार बनाने से थोड़ा समझ लीजिएगा। जब हम दादाजी बता रहे थे प्रेम सिंह जी की सामाजिक न्याय करते हैं तो क्या मिलता है, तो सामाजिक न्याय करने से हमें मिलता क्या है, हम अभय हो जाते हैं, हमारा डर खत्म हो जाता है। जैसे बिटिया आपकी यहाँ पर रह रही तो आपको डर नहीं, सभी लोग तो हैं, सब देखभाल कर लेंगे। तो क्या होता है कि समाज में जब हम जाते हैं और वहाँ पर जो अभी बात हो रही थी सम्मान, तो हम अगर गांव में अकेले बैठे तो सम्मान फील कहाँ होगा, हमको महसूस कहाँ होगा, वो भाव आएगा कहाँ, जब तक हमें गांव में कोई बुलाएगा नहीं और बताएगा नहीं कि ये वही है जिनके यहाँ से मट्ठा आया। तो मैं छाछ आई है तो मैं अब छाछ वाले के रूप में तो कुछ सम्मान महसूस हुआ। तो कोचिंग का दर्द रहता था, कई बार हम अपने ससुराल जाते थे तो ससुराल में मेरे ससुर, मेरी पत्नी 3 बहनें हैं महात्मा जी, तो तीनों हम 3 बहनें और हम लोग तीनों लोग साढ़ू लोग बैठते थे। तो परिचय होता था, ये मेरी बड़ी बेटी है, ये फलानी अधिकारी है। हमारे ससुर जी किसी से अतिथि से परिचय कराते थे। और ये मेरे दामाद, काम खत्म, आगे बढ़ जाते थे। तो दामाद को बताएं क्या करते हैं, ये बेवकूफ़ी करते हैं, ये खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं, ये बात वो बता ही नहीं पाते थे। तो हमारे तक आते आते वो आगे बढ़ जाते थे। फिर कहते थे ये डॉक्टर हैं, ये मेरी बेटी डॉक्टर है, और ये MBA है, फलाना धमाका, वो परिचय होता था। मेरे परिचय पे वो स्लिप कर जाते थे, आगे बढ़ जाते थे। क्या बताएं, ये छाछ वाला है ना। अब लेकिन मज़ा तो है धैर्य रखने का। 2020-21 में आपको याद होगा कि कोरोना काल आ गया था, तो 20 का कोरोना तो निकल गया, 21 का हमारे यहाँ बड़ा तगड़ा हो गया, नहीं निकला। तो मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ सब लोग इतना डर गए, अगल बगल वाले डेथ होने लगी और नगर पालिका की गाड़ियाँ आती थी और उनका वो करती थी। वो इतना घबरा गए कि गाड़ी लेकर एक दिन हमारे गांव वहीं पहुंच गए। कहे शेखर मैं भी यहीं रहूँगा। हमने कहा आइए स्वागत है। अब मुझे भी याद आ रहा था कि मेरा परिचय उस दिन के बाद से उन्होंने परिचय, अब पूरा 1 महीने रहे और खूब स्वस्थ हुए। हमारी जो सास है, मदर इन लॉ है, उनको वो डायबिटिक थी, वो क्या कहते हैं आप लोग उसे, हाँ डायबिटिक कहते हैं ना, तो शुगर की मर्ज था उनको, तो मिठाई वाला नहीं खा सकते थे। उनकी वो शुगर ठीक हो गई, डायबिटिक ठीक होने लग गई, कम हो गई, बहुत कम हो गई, अच्छा लगने लगा। और उन्होंने जब देखा कि यार ये तो कुछ मूल्यांकन हुआ, क्या मूल्यांकन हुआ, तो उनको, वो खूब बड़े अधिकारी थे महात्मा जी, खूब बड़े अधिकारी थे, और उनका भी पैसा 26 को ख़त्म हो जाता था, जैसा कि दादाजी बताते, खूब बड़े हैं तो खूब पेंशन पाते हैं, इतना पेंशन पाते हैं कि बड़े बड़े लोग पेंशन नहीं पाते, लेकिन वो भी परेशान रहते थे। और हमको देखे थे यार ये तो इस काल में 13-14 लोग हमारे यहाँ तब भी खा पी रहे हैं, सब साथी सहयोगी, और गांव का आदमी ना डरता था ना कर, दिन भर काम करता था और सब छुटा रहे। तो उनको मूल्यांकन हो गया कि ये तो, और एक बार भी कहीं शिकन नहीं आ रही, रोज़ 13 लोगों का खाना बन रहा है, रोज़ सब खा पी रहे हैं, सब मौज मस्ती में। तो उनको वो अब बताने लग गए। अब उन्होंने कहा शेखर हम यहीं का आटा वाटा सब ले जाएंगे, खाएंगे, तुम्हारा ही घी भी खाने के। अब हुआ, ये बड़ी बेटी हैं, ये बड़े दामाद बहुत अच्छी खेती करते हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं, बहुत अच्छा सामान बनाते हैं। थोड़ा धैर्य रखने का ज़रूरत है, सम्मान और बता दें आपको, खाली वो सम्मान आपके छाछ ने दिया है, और सच बता दें यहाँ का भोजन भी हमारा छाछ ही आपका पचा रहा है। तो इस व्यवस्था से
हमारा ये काम सुधरा। अब आपको बताएं, लेकिन इसमें मैंने अभी एक थोड़ा सा बात कर लेंगे और अच्छा लगेगा आपको। हम लोगों ने एक सिद्धांत बनाया, मेरे ही दिमाग में ये बात आई कि एक बड़ी चीज़ होती है कि जब हम लोगों को जब भी किसानी का दर्द पूछे, किसी से भी पूछे, तो कहता लेबर नहीं मिलती है ना। ऐसा होता है, आपके यहाँ मिलती होगी, हमारे यहाँ लेबर की दिक्कत होती है, क्योंकि सारे लेबर तो आप ही के यहाँ आ जाते हैं। हमारे यहाँ के कहाँ जा रहे हो? गुजरात। कहाँ जा रहे हो? पंजाब। तो हम तो पंजाबियों गुजरातियों से इस मामले में थोड़ा सा ईर्ष्या रखते हैं कि हमारे लेबर को पलायन कर जाते हैं। हम देखने भी आए थे कहाँ है, लेकिन यहाँ कोई मिला नहीं मुझे। तो क्या होता है कि लेबर की समस्या होती है, तो हमारे साथ भी ये हुआ था, क्योंकि मेरी भी एक व्यवस्था थी जिसमें 12-13 लोगों के सहयोग की ज़रूरत थी। तो मेरे दिमाग में आया इसको कैसे सही किया जाए। एक प्रश्न यहाँ से आया था कि पलायन होता है, शायद आप ही ने बताया था। तो उस पलायन का दर्द हम जानते हैं, क्योंकि जिस गांव में मैं हूँ, मैं उस गांव को विधवाओं का गांव कहता हूँ। एक समय आएगा, जैसे ये काल है, इस काल में खाली खाली हमारे गांव में महिलाएं बचती हैं, सारे पुरुष भट्ठे वट्ठे पर काम करने के लिए चले जाते हैं। जब बारिश होगी तो वो वापस आएंगे। तो जब गेहूं कटेगा तो सारे गेहूं काटने में शायद ही कहीं कोई पुरुष दिखे, सब काम महिलाओं के द्वारा किया जाता। तो खेती में एक बड़ी हिस्सेदारी महिलाओं की है, इसके लिए मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ। अब क्या होता है कि मुझे भी अपने यहाँ जोड़ना था, तो मैंने उसका एक नियम निकाला। तो मैंने एक सिद्धांत समझ में आया कि हिस्सेदारी, जिम्मेदारी, साझेदारी, जिम्मेदारी और उम्मीदवारी। अगर इसको आपके गुजरात में कुछ और कहते हो तो आप इसको हिंदी कर सकते हैं, ये अच्छी चीज़ है, आपको अच्छा लगेगा। हिस्सेदारी, साझेदारी, जिम्मेदारी और उम्मीदवारी। समझ में आ रहा है? हिस्सेदारी, साझेदारी, जिम्मेदारी और उम्मीदवारी। तो हिस्सेदारी क्या हुआ? तो मैंने देखा कि कोई हमारे साथ आता था तो कहता था कि हमको कुछ खेत दे दीजिए तो हम कुछ काम कर लें। भैया भी ऐसा कल कह रहे थे कि कुछ लोग आते हैं यहाँ स्कूल चलाने के लिए, तो उन्होंने जगह दे दी। तो मैं देखता था जितने हमारे साथी काम कर रहे हैं, मैं उनसे पूछता था कितना चाहिए। तो जैसे उदाहरण के लिए वो कहते थे हमें लहसुन प्याज के लिए चाहिए, कितना लहसुन प्याज आपके यहाँ लगता है? तो इतना लहसुन प्याज लगता है। मान लीजिए उन्होंने कहा हमारे यहाँ 50 किलो पूरे साल में लहसुन प्याज में हो जाएगा। कितना ज़मीन चाहिए इसके लिए? तो उन्होंने कहा 5 बिस्वा ज़मीन चाहिए, इतना दे दीजिए। 5 बिस्वा मतलब बीघे का छोटा हिस्सा, आधा एकड़ दे दीजिए। चलिए आधा एकड़ ले लीजिए, उनको एक कोना दे दिया, आधा एकड़। अब ये क्या हो गया? हिस्सेदारी, यानी अपने काम में हमने उनका मूल्यांकन करके हिस्सेदारी दे दी। तो लहसुन प्याज के लिए पहले उनको अपने हिस्से में उनको हिस्सेदारी दी। क्यों दी? क्योंकि हमारे पास ज़्यादा खेत है और किसी के पास एकदम खेत, तो मेरा भी फर्ज बनता है वो जोड़ने का। तो अब इससे क्या हुआ? आधा एकड़ खेत उनके हिस्से में आ गया। ठीक है। अब जब उत्पादन होता है तो 85 किलो थोड़े उत्पादन होता है, कुछ बढ़कर होता है। मान लीजिए 80 किलो उत्पादन हो गया। मान लीजिए कितना उत्पादन हो गया? 80 किलो हो गया। तब आप क्या करेंगे? कैसे बंटवारा करेंगे? कैसे बंटवारा करें? भाई आधा होना चाहिए, 40 हमें मिलना चाहिए, 40 तुम्हें मिलना चाहिए। खेत हमारा है तो बटाईदार यानी बांटो। तो बांट में क्या होता है? आधा आधा। ये न्याय संगत बंटवारा नहीं था। हमारा तय कितना था कि तुम्हारा खर्चा साल भर का कितना है? 50 किलो। तो साझेदारी का मतलब न्याय संगत बंटवारा, 50 किलो उसको जाएगा और 30 किलो किसको आएगा? उसका परिवार का पूरा काम हो गया। तो इसे कहते हैं साझेदारी, यानी हिस्से का न्याय, उत्पादन का न्याय संगत बंटवारा। ये आप करके देख लीजिएगा। कई बार आपके यहाँ भी बटाईदार, आप क्या कहते हैं उसे? बटाई पर देने का चौथाई भाग देते हैं, चौथाई भाग देते हैं। हमने सिद्धांत ही बदल दिया। तुम्हारी आवश्यकताओं का तुम ले जाओ, जो बचे हमें दे जाओ। तुम्हारी आवश्यकताओं का पूरे साल का तुम ले जाओ और जो बचे हमें दे जाओ। अब इस प्रयोग का क्या फायदा होगा? इस न्याय संगत बंटवारे के साथ साथ आप देखिएगा उसकी मेहनत बढ़ेगी और उत्पादन 100 किलो हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 किलो हो जाएगा।
और 50 किलो वो लेगा और 50 किलो आपका हो जाएगा। एक दिन उत्पादन 120 किलो हो जाएगा। उसकी ज़रूरत कितनी है? 50 किलो की है, आपको 70 किलो मिलेगा। लेकिन नहीं, अब यहाँ बराबर कर दीजिए, अब 60 किलो तुम ले जाओ और 60 किलो। इसे कहेंगे न्याय संगत बंटवारा। ये होता है न्याय संगत बंटवारे में साझेदारी। अगर ये रिपीट होती है तो वो व्यक्ति जो ऐसा आपके साथ कर रहा है उसको कोई एक इकाई कार्य, कोई एक कार्य ऐसा दीजिए जिसे जिम्मेदारी का काम पीले, उसको एक इकाई काम दीजिए। जैसे गौशाला में आज से तुम गायों का पशु आहार वाला काम तुम्हारा पूरा लो, अब हमें कोई झंझट नहीं, क्योंकि तुमने सिद्ध कर दिया है कि तुम जिम्मेदारी देने के लिए उपयुक्त हो। तो जिम्मेदारी कोई इकाई कार्य करने की उसको स्वतंत्रता दी जाए, करो, ठीक है, कुछ गड़बड़ होगी देख लिया जाएगा। बच्चों का भी लालन पालन हम इस तरह से करते हैं, छोड़ देते हैं, कुछ गड़बड़ होती है, अरे यार अपना ही तो बच्चा है। लेकिन जैसे ही लेबर से कोई गड़बड़ होती है हम गाली गलौज करने लग जाते हैं, मारपीट करने लग जाते हैं और उसको पनिशमेंट करने लग जाते हैं। तो हमने उसको एक जिम्मेदारी का कार्य दे दिया, अब वो करने लगा। और ये मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ, इसी प्रयोग से मैंने कुछ लोगों को, साथियों को तैयार कर रखा। जब भी आप कभी आइएगा तो हम दिखाएंगे, एक दो वीडियो भी डाल देंगे जो ऐसे साथी सहयोगी हैं। तो वो जिम्मेदारी का काम कर लिया। मैंने क्या प्रयोग किया, एक राजमिस्त्री है जो अपने घर में ये जो घर बनाता है वो बड़ा अच्छा लगा मुझे, उसकी जिम्मेदारी मुझे समझ में आ गई। उसको मैंने इसी भाव से हिस्सेदारी, साझेदारी, और मैंने अब उसको जिम्मेदारी दे दी है कि जैसे ही कोई व्यक्ति छुट्टी पर जाता है उस जगह उस काम पे वो लग जाता है। भाई साथी हैं, उनको घर में कोई छुट्टी, वो काम पे लग जाता है, ऐसे जिम्मेदारी हो गई। अगर ये जिम्मेदारी वो ठीक से निभा लेता है तो पूरी व्यवस्था को चलाने की उसको पूरा व्यवस्था दे दी जाए और वो आपका उम्मीदवार हो जाए। यानी मैं गुजरात आ गया, अब पूरा समृद्धि केंद्र चला डालो, ये पूरी व्यवस्था को तुम संभालो, हमारा कोई संबंध या हमारी कोई ज़रूरत अब इस व्यवस्था को नहीं है। ऐसी उम्मीदवारी, और इस उम्मीदवार को ही मैं उत्तराधिकारी भी कह सकता हूँ। तो मेरी बेटी उत्तराधिकारी हो ऐसा कहाँ लिखा, मेरा बेटा उत्तराधिकारी, ये सही उम्मीदवार मुझे अपना उत्तराधिकारी चुनने के लिए मिल जाएगा। मैंने तो ऐसे ही किया है, आप भी एक बार ये प्रयोग करके देखिए। तो जो लेबर की समस्या आ रही है, ऐसा कोई हिले डुलेगा नहीं। तो कई बार आप भी जाओगे, यहाँ पर कई जगहों पे आप जाते हो और लेबर को हिलाते हो, चलो मेरे यहाँ काम करो ना, यहाँ से जितना मिलता है तुमको इससे, वो कहेगा ना यहाँ कहाँ ज़्यादा दोगे, यहाँ तो हमें उम्मीदवार बनने की भी संभावना दिख रही, उत्तराधिकारी भी बनने की संभावना दिख रही है, ये तो मेरा ही है, मैं अपना छोड़ के कहाँ चला जाऊँगा। अपना छोड़ के कोई जा सकता है? नहीं जा। तो एक प्रयोग इसी गौशाला से मेरा यहाँ पर आया। तो धीरे धीरे बाजार और परिवार का जो ये भाव था ये धीरे धीरे निकलता गया और चीज़ें बैलेंस में आती गई। अब आदमी भी जुड़ गए, व्यक्ति भी जुड़ गए, उत्पादन भी जुड़ गया। तो जो ये बाजार वाला भाव था ये निकल गया और समाज वाला भाव हमारे साथ जुड़ता चला गया। तो क्या सधा है? तो पशुपालन से क्या सधा है? हम तो पशुपालन से थे, तो हम उसको देख लेते हैं क्या सधा है। हाँ, पानी पी लें? बात तो कर रहे हैं, लेकिन बीमार पड़ेंगे तो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए एक फंड चाहिए, ऐसा होता है। अगर कोई शादी विवाह हो गया तो उसके लिए फंड चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ, अभी हम लोग एक चर्चा में ऐसा कहे, उन्होंने कहा शेखर भैया अगर एक बात बताओ, तुम्हारी बेटी की शादी तो हो जाएगी, चलो तुम्हारे यहाँ और लोग हैं सब कर देंगे, लेकिन आपके साथी सहयोगियों को अगर पैसे की ज़रूरत पड़ जाए तो 1,50,000 2 लाख कुछ रुपए का तो इंतज़ाम आपको करना पड़ेगा। हमें भी बात लग गई कि ये तो करना ही पड़ेगा मुझे। थोड़ी देर बाद मूल्यांकन हुआ कि हम तो कोचिंग चला रहे थे तो इसी सब काम में तो लगे थे, मेडिकल बिल के लिए पैसा रखो, शादी विवाह के लिए पैसा रखो, यही तो जोड़ तोड़ करके। हमने कहा अरे गलती हो गई, फ़ोन फिर घुमाया। मैंने कहा ना ये नहीं, हमने कहा ये बताओ साथी सहयोगी को जो 50,000 1 लाख की ज़रूरत है वो किस लिए है? भाई कोई चीज़ तो होगी, कोई वस्तु ही खरीदेगा। तो मान लीजिए भैया उसको खिलाने के लिए अनाज चाहिए,
अरे यार तो ये तो भरा रखा है, दे देंगे, जितना गेहूँ धान चावल जो चाहिए उसको दे देंगे। फिर क्या चाहिए? तो घी दूध चाहिए, अरे इसका तो हमारे पास भंडार है ही है, घी दूध दे देंगे। और क्या चाहिए? तो टेंट वगैरह का सामान चाहिए, तो हम लोग अपने यहाँ शिविर लगाते हैं, जीवन विद्या का अपने यहाँ शिविर लगाते हैं, आवर्तनशील खेती का, तो अपने पास तो सब सामान रखा हुआ है, टेंट का, थालियाँ रखी हैं, गिलास रखा, ये सब भी दे देंगे, तो इससे भी मुक्ति मिल गई। अब क्या चाहिए? तो कुछ श्रम लगता है, तो सारे लोग मिल करके काम कर लेंगे। अब समझ में आ गया है कि हमको तो पैसा की कोई कलेक्शन करने की ज़रूरत है ही नहीं है। ये भाव भी मिट गया कि आकस्मिक परिस्थितियों के लिए भी कलेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा भाव आता है, हो गया ना शादी विवाह, लकड़ी की ज़रूरत है, लकड़ी है, पेड़ ले जाओ, काट लो, बड़ाई से बनवा लो, थोड़ा बहुत उसका हो जाएगा, दे दिया जाएगा। अब दूसरी बात होती है, एक डर बहुत बना रहता है कि हम बीमार पड़ेंगे। ये भी एक प्रकार का भय ही तो है। जब हम इतनी अच्छी व्यवस्था में रहते हैं, पशुपालन करते हैं, और पशुपालन करने वाला व्यक्ति के साथ सबसे बड़ी चीज़ जो जुड़ती है, वो क्या जुड़ती है मालूम है? वो जुड़ती है अनुशासन। अनुशासन को हिना दीदी क्या कहते हैं? डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन को आप लोग कुछ कहते हैं क्या? अनुशासन कहते हैं, शिष्ट, शिष्ट कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही, हम जब पिछली बार आए थे तो इसको शिष्ट कहा जा रहा है, शिष्टता, हाँ हाँ शिष्ट, हाँ ठीक है ना। तो शिष्ट, तो अब शिष्ट अगर हमारे साथ है, कैसे जुड़ता है? तो जो भी पशुपालन करता होगा, जो भी किसान होगा, वो सुबह कै बजे उठ जाता है? 4-5 बजे उठ जाता। नहीं उठ जाओगे तो गाय भैंस सब उठा देंगे, आओ उठो, चिल्लाना शुरू होंगे। आप जल्दी उठ जाओगे तो अंग्रेजी की कहावत है, अर्ली टू राइज, अर्ली टू क्या है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो जो जल्दी उठता है, जल्दी सोता है, यानी समय पे उठता है, समय पे खाना खाता है, समय पे सोता है, वो क्या होता है? स्वस्थ ही होता है। अरे भैया, जब पशु आपके समय पे उठा देते हैं, समय पे सुला देते हैं, क्यों समय पे सुलाते हैं? क्योंकि तुम्हें अगले दिन फिर समय पे। तो जब हम शिष्ट हो जाते हैं, अनुशासित हो जाते हैं, तो बीमार होने की संभावनाएं क्या होती हैं? कम से कम हो जाती है। तो पैसा बीमारी पर रखने की जरूरत पड़ती है क्या? तो अनावश्यक भय में पड़े रहने से भी कुछ होना नहीं है। तो अब हम अपने बारे में बताएं, मेरा कोई भी इंश्योरेंस नहीं है, पत्नी का है, बच्चों का है, वो लोग भयभीत हैं अभी। हमने कहा मेरा कोई भी इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं, जाना तो है ही है, एक दिन निकल लेंगे। इसलिए मैं रात में भी नहा धो करके तैयार होकर लेटता हूँ कि जब जाना हो तो ये भी काम आपको करने की ज़रूरत। तो अनुशासित रहने से जो पशुपालक होंगे वो बीमार भी नहीं होंगे। इसका जीता जागता उदाहरण मुझे कोरोना काल में मिला। मेरे साथी कोई भी बीमार नहीं पड़ा था जिसने गौपालन किया, और मैं पूरे कोरोना दोनों काल में एक भी दिन ऐसा नहीं रहा था जब दूध जिन घरों में जाता था, क्योंकि दूध मैं उनको समझाता था ये तुम्हारा दायित्व है, ये कर्तव्य ही नहीं है, दायित्व है। क्योंकि तुम खाली दूध बेचने उचने नहीं जाते हो, उनके घरों में चाय नहीं बनेगी और उनके बच्चों को गाय का दूध नहीं मिलेगा, इसलिए रोज जाओ, तुम बीमार नहीं पड़ोगे। झूठी, मैं भी मेरे भी डर लगता था कि शायद ये कोरोना से आज ना आ जाए, मैं झूठी दिलासा देता था, लेकिन मन में एक विश्वास तो था ही, और कोई नहीं पड़ा, रोज दूध गया। इस बात का मुझे बहुत खुशी। तो अब आइए फटाफट इसका वो कर लेते हैं, फिर बात होगी अगले सत्र में। तो पशुपालन से क्या होता है? अनुशासन आता है। अनुशासन से क्या होता है? हम बीमार नहीं पड़ते हैं, तो स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। पशुपालन से क्या होता है? खेती ठीक हो जाती है, क्योंकि हमको उर्वरक मिल जाता है। तीसरा जो एक बड़ा कंसर्न था, और वो होता है पोषण युक्त भोजन। कोरोना काल में तो इसका बहुत बड़ा था, पोषण युक्त भोजन मिल जाता है। तो एक बार हम आ रहे थे, बांदा कोई कार्यक्रम था, तो एक मांसाहारी दुकान थी, तो उस पर लिखा था शुद्ध मांसाहार यहाँ मिलता है।
तो मैं ये भी बढ़िया है भाई, वो अपनी चीज़ को शुद्ध ही बता रहा है, लेकिन पशुपालन करने वाले को पोषण युक्त ही भोजन मिलेगा, इसकी गारंटी है। कैसे गारंटी है, वो अभी जीतू का चैप्टर है, उसको आप समझ लीजिएगा, क्योंकि जो हम खाते हैं वही अपने पशुओं को खिलाएंगे, जो पशु खाएंगे उनका गोबर बनेगा, वही कार्बन के रूप में खेत में जाएगा। और जब हम इस भाव के साथ कि हमारी मिट्टी भी पोषण युक्त हो, हमारे जानवर भी पोषण युक्त हों, तो हम कैसे कुपोषित हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसका एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करके आगे बात रखता हूँ। पंजाब को देख लीजिए, जब मैं पढ़ता था, आप सभी लोगों को बता दूं, तो मैं क्या होता था, सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता, तो मैं आंग बूंद के टिक कर देता था पंजाब। पर हेक्टेयर उत्पादन कहाँ होता था, पंजाब। सबसे ज़्यादा रासायनिक उर्वरक कहाँ प्रयोग होते थे, उस पर भी टिक कर देता था पंजाब। ये टिक टिक करते करते एक दिन मुझे पता चला कि पूरा पंजाब कैंसर युक्त होता जा रहा है, क्योंकि वहाँ की मिट्टी ही बीमार, कुपोषित, जहरीली होती जा रही है। और बता दूं आपको, जिस पंजाब ने अपनी मिट्टी में खूब जहर डाला, खूब यूरिया डीएपी डाला, आज हर घर में नशीला बना दिया ना, हर घर में नशा करने की आदत, ये जाकर के मिट्टी का पुण्य प्रताप निकलता है। उनके पशु भी ऐसे ही हुए होंगे, और पूरा पंजाब हुआ ना, आज कितना परेशान है पंजाब। तो हम अभी ऐसा लगता है कि हम इस तरह का काम करके हम पाप और पुण्य में, अगर आप मानते हो तो मानते हो, लेकिन मैं मानता हूं कि परिणाम तो आएगा। तो जैसा जो किया, जो जैसा बोएगा वैसा वो परिणाम। तो जो भी पशुपालन करेगा उनको क्या यूरिया डीएपी डालने की ज़रूरत है? अभी भैया बता रहे थे कार्बन की मात्रा आपके खेत में 0.5 ऐसे ही है। मैंने पुष्पेंद्र भैया के एक दोस्त है ऋषिपाल भैया, कुछ साल पहले, ये घटना हुए भी कुछ समय हो गया, अच्छा खासा समय हो गया, मेरी मिट्टी को लेकर गए महात्मा जी चेक कराने। हमको कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मिट्टी को लेकर गए। उस समय हर खेत की कार्बन की मात्रा 1% से अधिक थी, इससे कम नहीं थी। और आज मेरा विश्वास है कि वो 1% से, यानी ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा। तो जो पशुपालन करेगा उसकी मिट्टी कमज़ोर हो ही नहीं सकती, और उसकी दृष्टि में यूरिया डीएपी जा ही नहीं सकती। और मेरे यहाँ कोई भी कीट नहीं लगता है, उसका बड़ा श्रेय पुष्पेंद्र भाई को जाता है। इन्होंने इसी आवर्तनशील खेती के मॉडल में तब भाई साहब लेते थे, तो उन्होंने तालाब की बात बताई। तो मेरे मन में भी ये आया कि मैं भी तालाब बनाऊं। तो मेरा अब देखिए इतना बड़ा शेड है, ऐसे मेरा शेड है। अब इस शेड में दोनों तरफ गाय बंधती थी, तो जब हटती थी तो गोबर हटाने के बाद थोड़ा धुलाई की जाती थी, तो 2-4 हज़ार लीटर पानी डेली बर्बाद होता था। ये मन में थोड़ा सा हमें ख़राब लगता था, यार धरती का पानी खींच के वो ऐसे ऐसे करके वो मोटर चला के धुलते थे। हमारे यहाँ थोड़ा सा तब भी सरफेस ठीक है, लेकिन धीरे धीरे तो ख़राब होगा ना, नीचे जाएगा पानी। तो इन्होंने कहा भैया आप तालाब बनाइए। मेरे दिमाग में गया, तो सबसे पहले अपने गौशाला के बगल में मैंने एक तालाब बनाया, और उस तालाब में सारा पानी, ऐसी व्यवस्था की सारा पानी धुलने वाला वहाँ पहुँच गया। आपके दृष्टि में थोड़ा सा डाल देता हूँ कि कैसे खेती सहज हो जाती है। तो जब पूरा पानी वहाँ गया तो उसमें गोबर भी बह के गया, गौमूत्र भी बह के गया। और मेरा ऐसा मानना है, ये अध्ययन में भी सिद्ध हुआ है कि गौमूत्र में 16 से 17 प्रकार के मिनरल्स, खनिज लवण होते हैं, जो मिट्टी को और हमारे शरीर को भी तो वो गौमूत्र भी उसमें सारा जाने लगा, अपने आप कलेक्शन होने लगा। धीरे धीरे वो तालाब भर गया, और उस तालाब को मड पंप से हमने सिंचाई करना शुरू किया। एक समय आया कि रायबरेली ज़िले का सबसे अधिक उत्पादन धान का हमारे खेत में हुआ, ऐसा पूरा रिकॉर्ड बना। और आईसीआर की किताब में 200 किसानों का वो होता है, उसमें है, मैं भेज दूंगा, आप देखिएगा। मुझे नहीं पता था, वो आईसीआर के कुछ बच्चे आए तो उन्होंने उसका पूरा मूल्यांकन किया, उस मूल्यांकन की रिपोर्ट को वहाँ दिया। वहाँ केवीके के किसी को पता चला, उन्होंने मुझे भेजा, तब मुझे पता चला कि ऐसी कोई रिपोर्ट आई है। तो क्या हो रहा है कि आप जो जीवामृत बनाने या कोई ऐसा अमृत बनाने के लिए परेशान रहते हैं, पूरा गड्ढा ही हमारे यहाँ कम से कम कई हज़ार लीटर संपूर्ण अमृत या तरल खाद दिन भर भरी रहती है। जब चाहें तब हम खेत में प्रयोग कर लें। ऐसा तब हो पाया है जब हमने पशुपालन करना प्रारंभ किया। मैं भी ऐसे घर में जन्म लिया हूँ जहाँ पर बहुत सारे प्रतिबंध हैं भैया। मैं भी ब्राह्मण हूँ, तो ब्राह्मणों के यहाँ मुर्गी ना पालो, पहला प्रतिबंध। बकरी पाल लिया तो हम तो खानदान से बहिष्कृत कर दिए जाएंगे। लेकिन मैंने अपनी खेती के लिए मुर्गी भी पाली है और बकरी भी
आज भी मैं गांव जाता हूँ तो मेरी चाची कहती म्या बकरी है, तेरे यहाँ बकरी है, तू दूर रहा कर। मैं कहता हूँ चाची ठीक है, दूर से ही पानी दे दो, लेकिन मैं बकरी पालना बंद नहीं करूँगा, मैं मुर्गी पालना बंद नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे खेती करना है, उसको काट के खाने की कोई हमारा दृष्टि। तो पशुपालन करने से ये व्यवस्थाएं सुधर जाती हैं और छोटी छोटी बात हम हो जाए फिर ख़त्म हो जाता है ये बात। दूसरा, बागवानी सुधर जाती है। जितना भी बागवानी लगाएंगे पशुपालन करने से स्लरी बनती है। स्लरी को अगर गोबर गैस का व्यवस्था है और स्लरी खाद को अगर हम खेत में ले जाते हैं तो दो चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, बागवानी और सब्जी की खेती। तीसरी बात देखिए, ईंधन मिल जाता है, यानी गोबर गैस से ईंधन मिल जाता है। और चौथी बात आपको कह दें, फिर हम आगे इस बात को और फिर से हो जाएगा। दूसरा, ये पशुपालन ही है जिसमें सामाजिक जिम्मेदारी पूरी करने का एक अवसर मिलता है, यानी हम जितना चाहें उतने लोगों को अपने साथ जोड़ दें। थोड़ा सा जैसे हम भैंस भी पालते हैं, तो अब भैंस के लिए क्या किया, भैंस के लिए एक आदमी हो गया, गाय भी पालते हैं तो 2 आदमी हो गए, बकरी भी पालते हैं तो 1 आदमी हो गया, मुर्गी मुर्गा पाल लेंगे तो 1 देखभाल करेगा, छाछ बनाने के लिए 1 महिला को जोड़ लेंगे, गोबर गैस की देखभाल और उसकी खाद बनाने के लिए। तो क्या होता है, संभावनाएं खुलती जाती हैं। तो इसे कहते हैं लवलीहुड या जीविकोपार्जन देना, यानी किसी को जीवित रहने के लिए जो उपार्जन करना पड़ता है वो भी इसके साथ सध जाता है। तो इतना बात हमें समझ में आई है। थोड़ा सा जब और प्रश्नकाल होगा तो इस बात को और रख लेंगे। तो ये चीज़ें आपकी दृष्टि में लानी थी। हम इस चीज़ को जैसे जैसे समझते जा रहे हैं अपने यहाँ पूरी करते जा रहे हैं। और पैसा कमाने का मन हो तो यहाँ पर आपके यहाँ बहुत सारा है। गोबर के अभी बहुत कम खोज हुई हैं। गोबर से बिजली बनाने का पूरा काम है, जनरेटर चलता है, आप इसके प्रयोग देख लें। गोबर के बहुत सारे सामान, जैसे यहाँ पर तो मैंने खूब देखा है, तमाम सारे सामान बनते हैं, वो उत्पाद बना करके भी अन्य साथी सहयोगियों को इसमें जोड़ा जा सकता है। वो क्या कहते हैं, अस्तु। तो अस्तु ये वाला भाग, ठीक है, धन्यवाद।